ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक है सोशल साइकोलॉजी एंड ग्रुप डायनेमिक्स में बेसिकली जो टाइपोलॉजी ऑफ ग्रुप्स, मैंने लास्ट लेक्चर में जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप्स हैं वो उनको डिस्कस किया हुआ था। व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंस इन द रूरल डेवलपमेंट, ये सब डिस्कस कर चुका हूँ। अब जो डिविएंट होते हैं, जिससे क्या होता है कि एक ग्रुप हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उस ग्रुप में कई मेंबर्स होते हैं। उस मेंबर्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो डिविएंट बिहेवियर शो करते हैं, मतलब जो उस ग्रुप के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम डिविएंट बोलते हैं। जो नॉर्म से बियॉन्ड जाकर के काम करते हैं, नॉर्म को फॉलो नहीं करते, रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो उनको हम डिविएंट बोलते हैं। इनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं। डिविएंट्स की कैटेगरीज होती हैं, जैसे प्रोडक्शन में, मतलब जो बहुत जल्दी अपना काम छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है। फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास जो टाइम है, यदि 5 बजे तक का समय है तो वो 4:30 बजे तैयार हो जाएंगे। नहीं जी, अब तो 5 आधे घंटे और बचा हुआ है, और वो 4:30 बजे ही अपना काम खत्म कर देते हैं। इंटेंशनली वर्किंग स्लोली, जानबूझ करके बहुत स्लोली काम करना, कि बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े, इसलिए बहुत जानबूझ करके बहुत स्लोली काम करते हैं ऐसे लोग। देन वेस्टिंग रिसोर्सेज, और ऐसे लोग रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा वेस्टेज करते हैं। ठीक है, ये जो कैटेगरी है डिवेंट की, ये प्रोडक्शन कैटेगरी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी कैटेगरी होती है, जिसमें सैबोटेज होता है, लाइंग अबाउट आवर्स वर्क, मतलब कि उनसे वो झूठ बोलते हैं कि भाई हमने इतने घंटे काम किया, हमने 10 घंटे काम किया, हम ऐसे कर रहे हैं, तो इसका स्टीलिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, वो चोरी करते हैं। इस तरह की आदतें होती हैं उनकी। देन बहुत से पॉलिटिकल डिविएंट होते हैं, जैसे दे शोइंग फेवरेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड और फाइनेंशियल स्टेटस। इसके बेस पे वो फेवरेटिज्म शो करते हैं, ये हमारे कास्ट का है तो उसे ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बहुत से मेंबर्स होते हैं वो आपस में वो ज्यादा एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। देन गॉसिपिंग एंड स्प्रेडिंग रूमर्स, रूमर्स फैलाना, गॉसिपिंग करना, रूमर्स को फैलाना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज के बारे में या ग्रुप के बारे में, जो गोल्स अचीव करना इसके बारे में, तो ये पॉलिटिकल डिविएंट्स होते हैं। इसके अलावा ब्लेमिंग कोवर्ट्स का, इसके अलावा किसी भी ऐसे जो पॉलिटिकल डिवेंट्स होते हैं, ये किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए जो अपने साथी कोवर्कर्स होते हैं, जो ग्रुप में जो अदर मेंबर्स होते हैं, वो उनको ब्लेम करते हैं। देन पर्सनल एग्रेशन, इसमें क्या होता है, पर्सनल एग्रेशन में आता है जैसे सेक्सुअल हरासमेंट करना। वर्क प्लेस है तो कोई ग्रुप है, उसमें हो सकता है महिलाएं भी हो सकती है, वहां पर सेक्सुअल हरासमेंट हो, वर्बल एब्यूज हो, ठीक है, किसी के साथ एब्यूज ढंग से बात करना। देन स्टीलिंग फ्रॉम कोवर्कर्स, ठीक, दूसरे कोवर्कर्स जो दूसरे ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी उनसे चोरी करना। नाउ द ग्रुप स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाले कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इसके बेसिस पे ये है कि पहला है स्टेटस। ग्रुप स्ट्रक्चर को जो चीजें डिफाइन करती हैं उसमें सबसे पहले आता है स्टेटस का, साइज का, ये चीजें इसमें आती हैं। स्टेटस क्या होता है, ए सोशल डिफाइंड पोजीशन और रैंक गिवन टू ग्रुप मेंबर्स बाय अदर्स, मींस सोशली डिफाइंड पोजीशन और रैंक। सोशली डिफाइन करने का मतलब क्या होता है कि किसी एक इंडिविजुअल के बारे में, जैसे क्या होता है, किसी इंडिविजुअल का स्टेटस कैसे बोला जाता है, उस इंडिविजुअल के बारे में जो आसपास के जो ग्रुप मेंबर्स हैं, सॉरी, उस इंडिविजुअल के बारे में जो उससे जो दूसरे लोग हैं, सोसाइटी में रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, वो कैसा सोचते हैं। ठीक है, कैसा सोचते हैं मतलब उसके वैल्यूज के बारे में, उसके ऑनेस्टी के बारे में, उसके जो पर्सनल वेरिएबल्स हैं उनके बारे में, उसके बाद जो एक्टिविटीज हैं, जो वेल्थ कंडीशन है उसके बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसके हैबिट के बारे में लोगों की एक आम राय हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में दूसरे इंडिविजुअल्स क्या सोचते हैं किसी किसी सोसाइटी में, वो उसका स्टेटस डिफाइन करता है। लाइकवाइज इसी तरह ग्रुप मेंबर्स का भी स्टेटस होता है। ठीक है, ग्रुप मेंबर का स्टेटस कैसे बनता है, ग्रुप मेंबर का जो स्टेटस होता है वो ग्रुप के स्टेटस से डिफाइन होता है। और ग्रुप का डिसीजन कैसे बने, स्टेटस कैसे क्रिएट होगा, वो ग्रुप्स के नॉर्म्स के बारे में। जैसे क्या है कि किसी ग्रुप ने ये तो कह दिया कि हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, लेकिन पता है कि इंटरनल रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, तो उसका रेपो वहाँ पे हमने नॉर्म्स तो बना दिया कि हाँ भाई ईमानदारी से काम करें, लेकिन हम उसको यदि इफ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो दोज नॉर्म्स, देन हमारा रेपो डाउन हो जाएगा कि भाई ये तो बस ऐसे कहते हैं, करते कुछ नहीं है। लाइकवाइज दिस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, तो ग्रुप के नॉर्म्स से उसका स्टेटस डिफाइन होता है। इसके अलावा स्टेटस इक्विटी, इस ग्रुप के ने जो अचीवमेंट किया हुआ है अभी तक, किसी भी गोल को कितना अचीव किया हुआ है, कितनी इफिशिएंटली
कोई भी ग्रुप हम बनाते हैं तो किसी गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाते हैं। तो उस ग्रुप मेंबर्स ने मिलकर के किसी गोल को किस ढंग से अचीव किया हुआ है, कितना अचीव किया हुआ है, कितना इफिशिएंटली अचीव किया है। ऐसे इफिशिएंटली यूज करने का मतलब जो उस ग्रुप में के पास रिसोर्सेस हैं वो कितना उसको इफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको कितना इफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। तो ये जो इफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, तो ये भी उसका स्टेटस डिफाइन करता है। दूसरे लोग जो अदर ग्रुप मेंबर्स हैं या जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई इस ग्रुप के लोग अच्छे हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ब्रेन वाले होते हैं, स्मार्ट होते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। ये एक स्टेटस क्रिएट होता है। फिर तीसरा है कल्चर। कल्चर का मतलब जो उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट होते हैं, जो उनका कोई भी तरीका होता है किसी काम को करने का, एक दूसरे से व्यवहार करने का तरीका, आपस में उनके पर्सनैलिटी वेरिएबल्स किस तरह से वेरी कर रहे हैं, क्या रिलेशनशिप उनके बीच में, ये कल्चर डिफाइन करता है। तो जैसे हम ये कहते हैं कि जो भाई उस ग्रुप के मेंबर्स में आपस में बड़ी सहभागिता रहती है, वो एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करते हैं, बड़े कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, वो उनमें से जब भी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरे उसके साथ खड़े होते हैं। ये सब चीजें कल्चरल एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें किसी ग्रुप के स्टेटस को डिफाइन करती हैं। और जब किसी ग्रुप का स्टेटस डिफाइन होता है तो उसी ग्रुप स्टेटस के अकॉर्डिंग ग्रुप मेंबर्स का स्टेटस भी डिफाइन होता है, ठीक है। दूसरी चीज है ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर में साइज, ग्रुप का साइज क्या है, ठीक है। अच्छा, एक टर्म है सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग क्या होता है? टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल टू एक्सपेंड लेस एफर्ट व्हेन वर्किंग कलेक्टिवली देन व्हेन वर्किंग इंडिविजुअली। क्या होता है कि जब ग्रुप का साइज, ऐसा देखा गया, एक टर्म होता है कोहेसिवनेस। किसी ग्रुप का साइज जब बहुत बड़ा होता है तो कोहेसिवनेस उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जो जुड़ाव होता है, कोहेसिवनेस मींस इंटर रिलेशनशिप कंपैक्टनेस बिटवीन एनी टू इंडिविजुअल ऑफ एनी ग्रुप। ऐसा देखा गया है कि किसी भी ग्रुप के मेंबर्स की नंबर्स जब बहुत ज्यादा होती है तो कोहेसिवनेस बहुत ही वीक हो जाती है, जो उनके बीच का बॉन्डिंग फोर्स है वो कमजोर हो जाता है, ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि जब किसी ग्रुप, क्या होता है, एक इंडिविजुअल की यदि इफिशिएंसी या किसी काम करने की क्षमता, फॉर एग्जांपल यदि हम कह लें कि यदि 10 है, जब वो ग्रुप में काम करते हैं तो उसकी इफिशिएंसी 10 शो नहीं करती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं से दिमाग में ये आ जाता है कि फॉर एग्जांपल यदि कोई काम करना है और काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दे दी गई, किसी इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का मतलब है कि यदि वो काम उसने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो उसका क्रेडिट उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ग्रुप में क्या होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्रेडिट जो भी बनना है वो इंडिविजुअल का नहीं बनेगा, पूरे पूरे होलसेल ग्रुप का बनेगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो काम तो करते हैं लेकिन उनका जो इफिशियंसी है वो अप टू द मार्क नहीं होती, जितनी उनकी होनी चाहिए, जितनी उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम नहीं करते हैं, ठीक है। यही कह रहा है ग्रुप लोफिंग। ग्रुप लोफिंग इसे कहते हैं। ये जो इवेंट मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पर, परफॉर्मेंस का वाई एक्सिस पे देखो परफॉर्मेंस और एक्स एक्सिस पे ग्रुप साइज है। जैसे जैसे ग्रुप साइज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ग्रुप साइज बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, वैसे वैसे एक्चुअल जो ग्रुप सोशल लोफिंग का इवेंट भी बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता जाता है कोहेसिवनेस खत्म होती जाती है और ग्रुप लोफिंग, जो सोशल लोफिंग का जो इवेंट है उतना ही ज्यादा उतना ही ज्यादा वो दिखता है, मतलब अपियर होना शुरू हो जाता है, ऑब्जर्वेबल हो जाता है ये इवेंट, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ के थ्रू मैंने समझाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक इंडिविजुअल का की जो कैपेसिटी यदि 10 है और 10 की अगर 10 है तो मिलाकर के 100 होना चाहिए इनके एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड जो है, अगर 10 इंडिविजुअल हैं और हर एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी 10 है तो एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए? यदि 10 मिलकर के काम करें 100 होना चाहिए। दैट इज एक्सपेक्टेड। ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ पे, दैट इज एक्सपेक्टेड। बट व्हाट हैपन व्हेन, जब ये 10 मिलकर के काम करना शुरू किया तो इन्होंने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस शो किया वो एज एक्सपेक्टेड नहीं था। एक्चुअल परफॉर्मेंस उससे डिक्रीज हुआ। वहां पे हर इंडिविजुअल की जो एक्चुअल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी वो डिक्रीज हुई, ठीक है। ये जो फिनोमिना है इसको ग्रुप सोशल लोफिंग बोलते हैं, ठीक है। द टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल टू एक्सपेंड लेस एफर्ट व्हेन वर्किंग कलेक्टिवली देन व्हेन वर्किंग इंडिविजुअली। ऐसा देखा गया है कि जो ऑड नंबर्स ग्रुप होते हैं, ऑड नंबर ग्रुप्स हमेशा ही जो इवन नंबर ग्रुप से अच्छा काम करते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ग्रुप्स ऑफ 7 to 9
परफॉर्म बेटर ओवरऑल देन लार्जर और स्मॉलर ग्रुप। ये जो ऑप्टिमम नंबर ग्रुप का माना गया है, पहले तो ऑड नंबर अच्छा माना जाता है किसी ग्रुप में। दूसरी बात, जो 7 या 9 नंबर का जो ग्रुप होता है, मतलब जिस ग्रुप में 7 इंडिविजुअल हो या 9 इंडिविजुअल हो, वो ग्रुप अच्छा माना जाता है। ऐसा देखा गया है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। ठीक है। देन ग्रुप स्ट्रक्चर में तीसरा कंपोनेंट है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस क्या होता है? डिग्री टू विच ग्रुप मेंबर्स आर अटैच्ड टू ईच अदर एंड आर मोटिवेटेड टू स्टे इन द ग्रुप। ठीक है। मतलब वी फीलिंग का क्रिएट होना। एक टर्म है ग्रुप्स में, मैंने पढ़ा था, वी फीलिंग का होना। वी फीलिंग क्या होता है? किसी ग्रुप से अपने आप को आइडेंटिफाई कराने कि नहीं, आई एम बिलोंग टू दिस ग्रुप। ये जो वी फीलिंग है, यही कोहेसिवनेस, यही बॉन्डिंग है एक्चुअली किसी भी इंडिविजुअल का उसके ग्रुप के बीच में। और ये बॉन्डिंग की जो डिग्री है, यही कोहेसिवनेस है। ठीक है। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, उतना ही ज्यादा कोहेसिवनेस होगा। तो यही कह रहा है, दिस इज कॉल्ड डिग्री टू विच ग्रुप मेंबर्स आर अटैच्ड टू ईच अदर एंड आर मोटिवेटेड टू स्टे इन ग्रुप। अब इंक्रीजिंग ग्रुप कोहेसिवनेस के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? जैसे मेक द ग्रुप स्मॉलर, जितना ही ग्रुप छोटा होगा उतना ही कोहेसिवनेस ज्यादा होगा। देन इंक्रीज एग्रीमेंट विद ग्रुप गोल्स, जितना ही ज्यादा कोहेसिवनेस ज्यादा होगा, किसी ग्रुप के मेंबर्स के बीच में कोहेसिवनेस जितना ही ज्यादा होगा। कोई ग्रुप हम क्यों बनाते हैं? हमें कोई गोल्स अचीव करना होता है। ठीक है। तो जितना ही कोहेसिवनेस ज्यादा होगा किसी ग्रुप के मेंबर्स के बीच में, जो गोल्स अचीव करने, जो हमने गोल्स डिसाइड किया है, उसको अचीव करने का जो इंकरेजमेंट है, उतना ही ज्यादा होगा हर ग्रुप मेंबर में। ठीक है। सभी बोलेंगे कि अगर कोइंसिडेंस जाता तो सब ज्यादा इफिशिएंटली वर्क करके उस ग्रुप गोल्स को अचीव करना चाहेंगे। लेकिन अगर कोइंसिडेंस कम है, तो वैसी बात है, ग्रुप लोपिंग वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई ठीक है, क्रेडिट मिलेगा तो सारे ग्रुप को मिलेगा, हमें तो अकेले मिलेगा नहीं। इस तरह की पॉइंट्स आ जाते हैं, तो ग्रुप गोल्स इफिशिएंटली अचीव नहीं होते हैं। तो कोइंसिडेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए यदि हमें ग्रुप गोल्स को बहुत इफिशिएंटली अचीव करना है। देन इंक्रीज टाइम मेंबर स्पेंड टुगेदर। ग्रुप मेंबर्स जितना ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे, उतना ही ज्यादा ग्रुप कोहेसिवनेस उनके बीच में ग्रुप कोहेसिवनेस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। दे इंक्रीज ग्रुप स्टेटस एंड एडमिशन डिफिकल्टी। ऐसा देखा गया कि जो इलाइट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, इलाइट ग्रुप्स जो वास्तव में अपने आप को फुल प्रूफ कर चुके हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और बहुत अच्छा स्टेटस है, तो बहुत से लोग उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं। इससे बचने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रुप जब उसमें आएगा तो कोहेसिवनेस घटेगा और उस ग्रुप की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। इससे बचने के लिए क्या क्या होता है कि वो अपने ग्रुप, अपने किसी भी ग्रुप में एंट्री के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशन, बहुत स्ट्रांग कर देते हैं, बहुत रिजिड कर देते हैं, ताकि बहुत जल्दी लोग उसमें एंट्री न कर सकें। ठीक है। तो जिस ग्रुप का स्टेटस बहुत ज्यादा है और उसमें प्रवेश करने पे एडमिशन की डिफिकल्टी होती है, वहां पर ग्रुप कोहेसिवनेस उतना ही ज्यादा देखा गया है। देन स्टिमुलेट कंपटीशन विद ईच अदर। जहां पर जब किसी ग्रुप में, अब मान लो कि किसी दो ग्रुप हैं, ठीक है, और एक ग्रुप के बीच में कोहेसिवनेस ज्यादा है। जब एक ग्रुप के बीच में कोहेसिवनेस ज्यादा, तो दूसरा ग्रुप भी उसको देख करके मोटिवेट होता है कंपीट करने के लिए कि अरे उनके में ऐसे काम करते हैं, हमें भी ऐसे काम, क्योंकि वो एक रोल मॉडल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। तो दूसरा जो जो दूसरे ग्रुप्स हैं, वो कंपीट करना स्टार्ट करते हैं उनके साथ कंपीट करते हैं, ताकि जो गोल्स हैं वो, क्योंकि उनको भी अपना गोल अचीव करना होता है, तो इसलिए वो कंपीट करना स्टार्ट करते हैं। एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है कंपटीशन का। देन गिव रिवार्ड्स टू ग्रुप नॉट इंडिविजुअल। चूंकि ये जो कोहेसिवनेस का वेरिएबल है, ये ग्रुप का वेरिएबल है, ये इंडिविजुअल वेरिएबल नहीं है। ठीक है। इसलिए जब इसका जो रिवार्ड आता है, रिवार्ड कैसे आएगा? जैसे ग्रुप मेंबर्स कोई गोल्स अचीव करेंगे, तो उसके, भाई ठीक, आपने बहुत एफिशिएंटली किया, तो उसके बाद में हो सकता है उनको कुछ रिवार्ड्स मिले, सोशली मिले, पॉलिटिकली मिले, इकोनॉमिकली, कहीं से भी कुछ मिलता है। वो पूरे पूरे ग्रुप को मिलता है, वो इंडिविजुअल को नहीं मिलता कभी। देन फिजिकली आइसोलेट द ग्रुप। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी ग्रुप में जितना ही ज्यादा कोहेसिवनेस होगा, तो वो ग्रुप एक यूनिट की तरफ बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है। वो एक यूनिट की तरफ बिहेव करना शुरू कर देता है।
जब वो एक यूनिट की तरह बिहेव करता है तो इसका ड्रॉबैक ये होता है कि सोसाइटी के अदर लोगों से वो कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा कोहेसिवनेस है, बहुत ज्यादा वी फीलिंग है, तो वो अपने आप को उस ग्रुप से आइडेंटिफाई कराना शुरू कर देते हैं। और चूंकि वो अपने आप को उस ग्रुप से आइडेंटिफाई कराना शुरू कर देते हैं, तो क्या जो अदर मेंबर्स होते हैं ऑफ द सोसाइटी होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई वो तो अपने आप को उस ग्रुप से आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो उसको अपने से फिर थोड़ा सा कोहेसिव नहीं रख पाता, वो अपने से वो दूर हो जाता है वहां पे। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं जहां पर जितना ही ज्यादा कोहेसिवनेस होगा, वो फिजिकली आइसोलेट हो जाते हैं। Then it is relationship between group cohesiveness, performance norms and productivity। ठीक, परफॉर्मेंस नॉर्म क्या होता है? किसी ग्रुप का मेंबर बनते समय जो नॉर्म्स डिसाइड किए जाते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बनाया जाता है कि हाँ इस ग्रुप में रहना है तो ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेगा, ये परफॉर्मेंस नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स का डिफिनेशन एक नॉर्मल एक्सटेंशन में आता है, इट इज द एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ बिहेवियर, एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस नॉर्म होते हैं। और एक तरफ कोहेसिवनेस, डिग्री ऑफ वी फीलिंग, जितना ही ज्यादा कॉम्पैक्टनेस होगा उतना ही ज्यादा कोहेसिवनेस होगा। अब इनका एक क्वाड्रेंट बनता है। क्वाड्रेंट का मतलब मतलब 4 इवेंट इनमें, इन दोनों ही चीजों को देख करके फोर काइंड इवेंट्स जनरेट होते हैं। पहला, यदि किसी ग्रुप में परफॉर्मेंस नॉर्म बहुत ही हाई है और कोहेसिवनेस भी बहुत हाई है, तो इस ग्रुप की प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी। यदि कोहेसिवनेस ज्यादा है और परफॉर्मेंस नॉर्म ज्यादा है, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई होगी। यदि परफॉर्मेंस नॉर्म्स बहुत हाई हैं लेकिन कोहेसिवनेस यदि लो है, तो प्रोडक्टिविटी घट के मॉडरेट हो जाती है। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस नॉर्म यदि लो है, नॉर्म कमजोर है, लेकिन कोहेसिवनेस बहुत ज्यादा है, तो फिर प्रोडक्टिविटी वहां पर प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। ठीक है, जुड़ाव से काम नहीं बढ़ेगा, आपको नियम के हिसाब से काम करना पड़ेगा, तभी आप इफिशिएंटली किसी चीज को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट वाला है ये भी है कि परफॉर्मेंस लॉ यदि बहुत कमजोर है और कोहेसिवनेस बहुत ज्यादा है, इट इज लाइक दैट कि क्रिकेट में यदि बैट्समैन ने यदि कोई बॉल खेल दिया, ठीक है, और उस बॉल को कैच करने के लिए चूंकि कोहेसिवनेस बहुत ज्यादा, तो सारे के सारे जो 10 प्लेयर्स हैं फील्डर्स के, वो सारे सारे एक बॉल के पीछे भाग गए बॉलर्स को छोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, कोइंसिडेंस बहुत ज्यादा है लेकिन परफॉर्मेंस नॉर्म चूंकि बहुत लो है, उन्हें पता नहीं है कि उन्हें करना कैसे है और क्या काम कैसे, एक्टिविटी का प्रॉपर हायरार्की मेंटेन नहीं है, उनका सेग्रीगेशन नहीं है, तो उन्हें कुछ नहीं पता। तो क्या करते सारे सारे, चूंकि कोहेसिवनेस बहुत ज्यादा है, तो सारे सारे एक ही काम करना शुरू कर देंगे, भाई उस काम को जल्दी खत्म किया जाए, तो वहां प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाती है। और लास्ट है, यदि कोहेसिवनेस लो हो और परफॉर्मेंस नॉर्म भी लो हो, ठीक है, मतलब नॉर्म भी, आपके नियम भी कमजोर है और कोहेसिवनेस भी लो है, तो यहाँ भी जो प्रोडक्टिविटी बहुत वीक हो जाती है, मॉडरेट टू लो प्रोडक्टिविटी अचीव होती है। ठीक है, अब ये दो इवेंट क्रिएट आते हैं, मतलब जब आप ग्रुप डिसीजन मेकिंग करने जाते हैं तो दो हर्डल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये दो तरह के साइकोलॉजिकल फिनोमिनाज हैं या साइकोलॉजिकल हर्डल्स हैं। एक होता है ग्रुप थिंक का फिनोमिना और दूसरा होता है ग्रुप शिफ्ट का फिनोमिना। ग्रुप थिंक क्या होता है? इट इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना दैट अकर्स विद इन ए ग्रुप ऑफ पीपल in which the desire for harmony or conformity in a group result in an irrational or dysfunctional decision making outcome. It occurs when a group of individuals reaches a consensus without critical reasoning or evaluation of the consequences or alternatives. Groupthink is based on a common desire not to upset the balance of the group of the people. क्या होता है कि जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं तो वहां पे बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स होते हैं और वहां पे कुछ लीडर्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने आपस में कंसेंसस बना के एक ग्रुप लीडर बना रखा है। अब ग्रुप लीडर क्या करता है, बहुमत के आधार पर के मेजोरिटी के बेसिस पे कोई डिसीजन मेकिंग करता है उस ग्रुप के से रिलेटेड। लेकिन चूंकि बहुमत है, जैसे कि अब जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी ये कहती है कि नहीं जी, कोई जरूरी नहीं कि जो मेजोरिटी का डिसीजन हो फैक्चुअल हो, वो बहुत ही अच्छा हो, वो खराब भी हो सकता है, लेकिन चूंकि मेजोरिटी का है तो उसको फॉलो करना पड़ता है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात, जो ग्रुप थिंक की कंडीशन है, क्योंकि वो सभी साथ मिल करके मंथन करके कोई डिसीजन करते हैं और डिसीजन जो होता है मेजोरिटी के बेस पे होता है, वो फैक्टफुली नहीं होता। ठीक है, वो फैक्टफुली नहीं होता, इसलिए वो जो डिसीजन होता है वो गलत होता है। ये जो इवेंट है, यहाँ पर जो ग्रुप डिसीजन मेकिंग है वो वीक हो गई, वो गलत हो गई, वो हर्डल है एक तरह। तो ये जो इवेंट है इसको ग्रुप थिंक बोलते हैं। ग्रुप थिंक क्यों? सभी पूरा पूरा ग्रुप मिल करके थिंक करता है, ठीक है, सभी एक साथ मिलकर सोचते हैं, लेकिन चूंकि मेजोरिटी के बेस पर डिसीजन कर रहे हैं, उसमें फैक्चुअल क्रिटिकल एनालिसिस का अभाव है, उसमें फैक्ट्स नहीं है, वो फैक्चुअल नहीं है, तो जो डिसीजन है वो सही नहीं होता।
दूसरा है ग्रुप शिफ्ट का फिनोमेना. इट इज ए फिनोमेना इन विच द इनिशियल पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप आर exaggerated toward a more extreme position. When people are in group, they make decision about risk differently. Okay, तो group shift क्या है? It is a phenomena in which the initial positions of individual members of a group are exaggerated toward a more extreme position when people are in group. When people are in group, they make decision about risk differently from when they are alone. Okay, ये क्या है कि जैसे एक ग्रुप लोफिंग की एक फिनोमेना का मैंने डिस्कशन किया था कि जब इंडिविजुअल अकेले काम करता है तो बहुत एफिशिएंटली काम करता है, ठीक है. लेकिन जब किसी भी इंडिविजुअल को ग्रुप में काम करने के लिए बोला जाता है तो उसकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी रिड्यूस कर जाती है उसकी. वो अप टू द मार्क जितना इंडिविजुअली गिव अप दे सकता है उतना नहीं दे पाता, उतना आउटपुट नहीं दे पाता है, ठीक है. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ग्रुप शिफ्ट. ग्रुप शिफ्ट में क्या होता है कि चूंकि वहां पे एक ग्रुप डिसीजन मेकिंग करना होता है, जो डिसीजन मेकिंग वो ग्रुप में करना होता है, तो इस ग्रुप में करने की वजह से हो सकता है कि इंडिविजुअली वो किसी चीज मान लो कि मार्केट जाना, अगर यही डिसीजन करना है कि भाई ग्रुप वालों को मार्केट जाए, इंडिविजुअली यदि उसे करना होता तो वो दुनिया भर का ऑप्शन दे सकता है कि भाई ठीक है कोरोना फैला हुआ है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और वो ना जाए, कुछ फैक्ट्स उसके पास हो और उसके बेसिस पे वो ना जाए. लेकिन जब ग्रुप में उसको काम करना हुआ तो हो सकता है कि ग्रुप में एक इन्फॉर्मल और ये भी हो कि इस चीज से बचने के लिए कोई काम नहीं करना चाहता, वो ग्रुप में जो डिसीजन होता है वो कहेगा भाई हमें मार्केट जाना है, जा करके सामान ले आना चाहिए, रिस्क उठाना चाहिए ताकि हम गोल्स को अचीव कर सकें, ठीक है. तो इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या हुआ, जब वो एक व्हेन ही वाज ए डिसीजन मेकर एज ए यूनिट और इन ए आइसोलेटेड पोजीशन, एंड व्हेन ही वाज एज ए मेंबर ऑफ ग्रुप, the both are decisions are different from each other. This condition is called group shift. Group think and group shift both are a major hurdles of the group decision making. देन सिम्टम ऑफ ग्रुप थिंक फिनोमेना. ग्रुप थिंक क्या होता है, जहां पर कि ग्रुप में मिलकर मेजोरिटी के बेसिस पे आपने इररिलेवेंट डिसीजन कर लिया था, नॉन फैक्चुअल डिसीजन कर लिया था. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ग्रुप मेंबर्स रेशनलाइज्ड एनी रेजिस्टेंस टू द assumptions they have made. ठीक है. Members apply direct pressure on those who express doubt about shares views or who question the alternative favored by the majority. The members who have doubt or different point of view keep silent about misgiving. Actually वही होता है कि क्या होता है कि एक मेजोरिटी पे when the decision are making on the basis of majority in any group, what happen, the minority group remain mum, remain silent, because they know that majority are going in a different way, although they know that that is not factual, even though they remain mum. It is one of the symptom of groupthink phenomena. There appears to be an illusion of anonymity. Illusion create होता है. ऐसा होता है कि जैसे मेजोरिटी की बेस पर डिसीजन करने क्या होता है कि उन्होंने आंख में पट्टी बांध करके उन्हें सब कुछ दिख रहा है, इसके बावजूद भी वो देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहां पर मेजोरिटी क्रिएट, क्योंकि वो जो डिसीजन है वो मेजोरिटी के बेसिस पे है. Then techniques to eliminate groupthink and group shift. There are four kinds of very important techniques which we will discuss here, which are used for eliminate groupthink and group shift phenomena. In order to eliminate groupthink or group shift from one group, we can use four different techniques that will help us to make a collaborative decision that is best for the group. These techniques are brainstorming, normal group thinking, didactic techniques, and Delphi techniques. Now, there are very hairline difference between these four techniques. One is brainstorming, normal group thinking, didactic techniques, and Delphi techniques. What happened in brainstorming? Actually, this is a creativity techniques. Brainstorming and normal group thinking both are a creativity techniques. Okay. In brainstorming, what happened? Especially all the when there is any problem confronted, when any group confronted any problems in any situation, all the members are sitting in a position in a group, and
the leader asks them to give all the possible solutions what they are come in the minds of the all the group members. So that's why it is called creativity. All even wilder to wilder ideas are welcomed here. क्या होता है कि इसमें हर मेंबर से सॉल्यूशन पूछा था कि भाई इस चीज का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, ठीक है, आपको इसके बारे में बताना है। अब इसमें कितना ही बेतुका बयान क्यों ना, कितना ही बेतुका सॉल्यूशन क्यों ना, आप उसको इनलिस्ट करते हैं, ठीक है। इनलिस्ट करने के बाद हम ये देखते हैं कि मेजॉरिटी किस सॉल्यूशन को टच कर रही है, ठीक है। सारे सॉल्यूशन इनलिस्ट करें कि कोई प्रॉब्लम है और मेजॉरिटी के बेसिस पे उसको हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज्यादा फिजिबल है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रूप से यहाँ पे, ठीक। दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या बोलते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली, चूंकि यहाँ पर हर क्रिएटिव आइडियाज को वेलकम किया जाता है। क्रिएटिव आइडिया कैसे आते हैं? आप अपने ब्रेन को स्टॉर्म करते हैं बेसिकली, ठीक है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिवली आप यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे नहीं ऐसे हो सकता है, इस सॉल्यूशन इस तरह हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। लाइकवाइज जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, यहाँ पर लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, उनको ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है और लिखने के बाद उसमें जो सबसे बेटर वन होता है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसको फॉलो कर लेते हैं। दूसरा नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग। नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग क्या होती है? नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग से। नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग में भी क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए इसी तरह से हम उनको बोलते हैं कि भाई ठीक है, आप अपने अपने आइडियाज दीजिए कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और आइडियाज को लिस्ट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे हर एक जो भी सॉल्यूशंस आए हैं, जो भी प्रपोज्ड आइडियाज आए हैं, हर एक प्रपोज्ड आइडिया के बारे में दो तरह के ग्रुप बनाए जाते हैं, जो उस आइडिया को फेवर करता है और जो उस आइडिया को अपोज करता है, ठीक है। फिर इन दोनों ही ग्रुप्स को ये बोला जाता है कि भाई ये जो प्रपोज्ड आइडिया है उसके प्रॉस बताओ, ठीक है, और जो अपोज में हो तो उसको बोला भाई आप इसके कॉन्स बताइए। दोनों ही प्रोस और कॉन्स को लेकर के हर एक आइडिया को लेकर डिस्कशन किया जाता है प्रॉपर, कि भाई किसका फायदा क्या है और किसी का नुकसान क्या है। इस चीज को हम प्रपोज चीज को लेकर चलते हैं, इसका हमें क्या फायदा हो सकता है, इसका हमें क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हर एक आइडियाज पे प्रॉपर डिस्कशन होता है नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग में। और उसमें से फिर जो सबसे, इसका मतलब ये है कि इसमें जो प्रपोज आइडिया को लोग फॉलो करते हैं, उसके जो प्रॉस होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, क्रॉस पॉइंट्स जो होते हैं बहुत अच्छे हो, तभी वो सेलेक्ट होता है। ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है। देन डायडेक्टिक टेक्निक। डायडेक्टिक टेक्निक का मतलब, डायडेक्टिक टेक्निक का मतलब टू ऐसी कोई चीज जहां पर दो चीजें इन्वॉल्व, दो ऑप्शन इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर डायडेक्टिक में क्या होता है, यस और नो का ऑप्शन होता है। लॉट ऑफ जो आइडियाज जनरेट होते हैं, हर एक के बारे में यस और नो का सर्वे करा लिया जाता है और वहाँ पे डायडेक्टिक टेक्निक हो जाती है। फिर होता है डेल्फी टेक्निक। क्या होता है? बहुत ही फेमस टेक्निक है। इसको आप कई जगह डाटा सर्वे वगैरह में आप देख सकते हैं। डेल्फी, एक्चुअली डेल्फी एक इटालियन वर्ड बेसिकली, जो पुराना रोमन एम्पायर था वहां पे डेल्फी का कॉन्सेप्ट आता है। डेल्फी क्या होता था कि एक ग्रुप ऑफ थिंकर्स होते थे, ये जो एक्सपर्ट होते थे उनका ग्रुप होता था। और होता ये था कि जो रोमन एम्पायर के जो राजा वगैरह होते थे, उनके पास जब कोई समस्या होती तो अपनी समस्या को उस डेल्फी के, वो जो ग्रुप होता था एक्सपर्ट का, उनके पास लेके जाते थे और वो एक्सपर्ट क्या करते थे, उस पर बहुत डीप विवेचना करते थे, उसकी एनालिसिस करते थे कि भाई कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या हो सकता है क्या नहीं। इसको डेल्फी टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेल्फी टेक्निक में क्या होता है, लाइकवाइज पैनल्स के ग्रुप होते हैं और हर एक ग्रुप में उस प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है कि इसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो जो फिर आता है उसको ग्रुप फॉलो कर लेता है, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं रहने देते हैं। होप समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत रहती तो मुझसे पूछ लेना। मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही है मुझे, मनीष? नहीं सर, नहीं सर, आ रही है। तुम्हें मेरी आवाज लास्ट तक सुनाई दी है नहीं? यदि हाँ सुनाई दिया तो मुझे कमेंट में यस करके लिखो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ओके, ओके, ठीक है। मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है बेसिकली। कोई समस्या है मतलब आज के इस पूरे में? तो मुझे कमेंट में लिख करके बताओ। अभी कुछ समय बचा हुआ है आई थिंक मेरे पास, तो पूछ लो यदि कोई प्रॉब्लम आई हो तो, कोई चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, ठीक है। तो आज का फिर वीडियो यहीं खत्म करें।
ओके ठीक है, कोई दिक्कत होगी फिर मुझे पूछ लेना, ठीक है, ओके बाय।